So hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video we will talk about the English subject. In SBA Clerk we all know that the all three subjects are very important. One of those subject is English is the subject which we have to do with our 100% preparation. And now I will tell you that what I do for English subject, and you can also follow the strategy and you can make also your own strategy. And this is the I have write down there something rules which I follow for my preparation. And तो हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से. तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने रीडिंग शुरुआत की इंग्लिश की, तब मैंने शुरुआत की थी रीडिंग से. तो अगर कोई भी एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश में अपनी शुरुआत करना चाहता है, तो वो भी अपनी शुरुआत है वो रीडिंग से करेगा तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट मिलेगा. आपको रीडिंग करने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि आपको कहाँ से रीडिंग करनी चाहिए. एक तो है द हिंदू और एक है इंडियन एक्सप्रेस. अब और एक और मैं इसकी प्लस बात आपको बताता हूँ. द हिंदू के बारे में क्या खास बात है और इंडियन एक्सप्रेस के बारे में क्या खास बात है. क्या खास बात है. द हिंदू के आपको कई लोगों से ये सुनने को मिलेगा, कई जगहों से ये सुनने को मिलेगा कि द हिंदू इज़ ए डिफ़िकल्ट न्यूज़पेपर. अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली इस चीज़ों को कैचअप नहीं कर पाओगे. और इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी ईजी लैंग्वेज है. तो ये मैं मानता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने में आपको काफ़ी थोड़ी ईजीनेस महसूस होगी, बट ऐसा नहीं है द हिंदू हार्ड है. तो मुझे ये पता मेरे 2 या 3 महीनों के पढ़ने के बाद पता चला था कि द हिंदू हार्ड है. और ये मुझे पढ़ के नहीं पता चला, ये मुझे पता चला था कई दूसरे लोगों से जब उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि द हिंदू हार्ड है. बट मैंने तो उस वक्त द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया था. लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको जो भी अच्छा लगे आप पढ़ो, दोनों ही बेस्ट है. मैं मेरे दिन की शुरुआत हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ के करता हूँ. उसमें जो भी वकैब्स होती है और वो मैं नोट डाउन करता हूँ, या मैं अगर कहीं से पढ़ रहा हूँ एडिटोरियल को तो मैं क्या करता हूँ उसकी जो वकैब्स है उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ. मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं आपको पहले एक क्लियर कर देता हूँ कि मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता अलग से एक रजिस्टर बना के जहाँ मैं नोट करता हूँ वकैब को. मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं कोई वकैब नहीं नोट करता, क्योंकि ये सब करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको उस बुक की ओर आप कभी नहीं जाओगे, क्योंकि वैसे ही लोग कम इंटरेस्ट रखते हैं. और ये इतना सारा चीज़ें ऐड करने के बाद वो इसको काफ़ी बर्डन महसूस करने लग जाते हैं. तो मैं कहता हूँ कि आप अपना, या तो आपके पास डिजिटल फ़ोन है, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लो और उस चीज़ को आप रिपीट करो. तो और ये रीडिंग मारने के सिर्फ मैं इसको देता हूँ सिर्फ अपना 1 घंटा. सिर्फ 1 घंटा देने के बाद मैं इसमें 2 एडिटोरियल अपने पढ़ लेता हूँ और उसके बाद सीधा जाता हूँ एक चैप्टर की ओर. अब ये चैप्टर क्या है? चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश बुक. मैं एक इंग्लिश बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें चैप्टर कैसे दिए गए हैं. तो ये देखिए, ये मेरी एक इंग्लिश बुक है, ये युवाम की इंग्लिश बुक है. इस पर लिखा हुआ है, ये युवाम की एक इंग्लिश बुक है. इसका पहला पेज था वो अभी नहीं रहा है, तो चलो कोई बात नहीं. मैं आपको इसके अंदर जो भी मेरे टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से हमेशा रोज़ाना मेरी ये हैबिट बन चुकी है, कंसिस्टेंटली करता हूँ कि मैं इसमें से कोई भी एक टॉपिक उठाता हूँ और पर डे को उसका जितना हो सकता है, जितना मुझे मतलब मैं हाई पॉइंट तक ले जा सकता हूँ कि उतना मैं पढ़ सकता हूँ. 2 पेज 3 पेज मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ. वो जो बार बार अगर पढ़ेंगे तो वो जो रूल्स हैं वो हमारे जो बोल स्पीकिंग के अंदर आ जाएंगे. तो मैं ज़्यादातर रूल्स को स्पीकिंग में लाने की कोशिश करता हूँ. और मैं आपको बता दूँ कि इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट है जो जिससे रिलेटेड आप जो एरर्स है वो एग्ज़ाम में देख सकते हो. तो आप जब भी करो तो आप शुरू करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ सकते हो, और इसमें रूल्स ऑफ कंजक्शन पढ़ सकते हो, और सेंटेंस अरेंजमेंट तो एक जिससे आता ही है, चलो ये भी पढ़ सकते हो वैसे. लेकिन जो रूल्स ऑफ कंजक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं इन दोनों की रीडिंग ज़्यादातर मारता ही रहता हूँ वैसे तो. और स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उन और सभी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ज़्यादातर रेशो है प्री के अंदर जो लेवल होता है उसको ईजी रखने की कोशिश की जाती है. तो इन्हीं में से आपको एरर मिल जाएगी. और मैं टेंस को मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंग्लिश पढ़ता था मैंने टेंस लास्ट में किए थे, बिल्कुल लास्ट के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले टेंस नहीं करोगे, नहीं सीखोगे पूरी तरीके से तो इंग्लिश में आगे नहीं पढ़ पाओगे. ये ख्याल अपने मन से निकाल देना. चलो वापस आते हैं अपने रूल्स के ऊपर. तो
उस चैप्टर पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्विज लगाता हूँ, टेक क्विज फ्री अवेलेबल, जहाँ से भी मेरे को फ्री मिलती है। मैं अपना एक सोर्स बता देता हूँ, मैं अड्डा 247 से फ्री क्विज लगाता हूँ, वहाँ फ्री क्विज मिल जाएगी आपको, मैं वहीं से लगाता हूँ। अगर आपको कोई अपना सोर्स है तो आप वहाँ से लगाइए, फ्री अवेलेबल होगी, वहाँ से लगाइए। अब उसके बाद करना है अपने को एनालाइज ऑफ क्विज़, आपको एनालाइज करना है। अब क्या होगा, मान लो अगर आपने पहला क्विज़ लगाना शुरू ही किया है और आपके 15 में से नंबर आए 2, 3, 4, तब क्या है, आपको पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, डोंट पैनिक दैट टाइम, क्योंकि ये एक यूजुअल सी चीज़ है। और जब आप उसे एनालाइज करोगे तब आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेगी जो इतनी ईजी होगी, जो बिना इंग्लिश पढ़े भी की जा सकती है, बट उस टाइम आपको लगेगा कि यार, आपको जो मोरल डाउन होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये कॉमन चीज़ है, ये हर उस स्टूडेंट के साथ होगी जिसने शुरू ही किया है। तो आप घबराइए मत, जब आप लगातार क्विज वगैरह लगाते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर जो एरर्स वगैरह सब कुछ आपको इजीली दिखने लगेगी। तो डोंट पैनिक, ये एक मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़। आप पैनिक मत करो कि यार मेरा स्कोर क्यों नहीं हो रहा है। स्कोर क्या चीज़ है, स्कोर तो हो ही जाएगा, बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। और मैं एक और बात बता दूँ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के साथ। अगर आप कह रहे हो कि मैं इतने दिन लगातार करूँगा, तो आपको करना ही है। तो कंसिस्टेंसी, देखो, ज़्यादा कंटेंट होना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। अगर आप एक ही पेज को, आपके पास एक पेज अवेलेबल है जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे रूल्स, आप उसको सिर्फ पढ़ते और कुछ नहीं करते, तो मान के चलो आप फिर अंत में आप मानोगे कि आपने वो रिवाइज़ किया और उस चीज़ में आप परफेक्ट हो। चाहे आप किसी चीज़ में परफेक्ट ना हो, लेकिन उसमें डेफिनेटली परफेक्ट हो जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। तो जो भी आगे चलते हैं अपन, जो नोट डाउन, आप जो भी जो मीनिंग्स आती है एडिटोरियल के अंदर, आप मैं उनको नोट डाउन करता हूँ। नोट डाउन करने के पास या मैं उसका टेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर अब क्या करना है, उन मीनिंग्स को आपको रखना नहीं है अपने पास, सिर्फ आपको नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेके उनको रखना नहीं है, उनको आपको रिवाइज करना है दिन के अंदर 3 बार। आपको सुबह एक बार रिवाइज करना है, दोपहर में 3 बजे के आसपास सबको रिवाइज करना है और 9 बजे के आसपास आपको रिवाइज करना है। और टाइमिंग आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। मान लो मैं इस टाइम क्या करता हूँ, या तो मैथ निकाल रहा होता हूँ या रीजनिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं वो छोड़ के इनको रिवाइज करता हूँ, क्योंकि 10 से 15 मीनिंग्स रिवाइज करने में अपन को कितना टाइम लगेगा, कम से कम 6 मिनट या 7 मिनट, मुझे इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये 6-7 मिनट तो हम ऐसे ही मोबाइल में दे देते हैं, तो क्यों ना हम इनको रिवाइज करें। तो रिवाइज करना मत भूलना गाइज। अब इसका एक लास्ट में आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। वट एवर यू रीड, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक ऑफ ग्रामर। आप मान लो रीडिंग कर रहे हो, आपने एक चीज़ रीडिंग कर रही है, ये एडिटोरियल है, आप इसको रीडिंग कर रहे हो। अब इसके अंदर आपको तो यही तो पता ही होगा कि आप किसी भी इंग्लिश की जो सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो डिफ़ाइन करता है ग्रामर को। ग्रामर तो उसमें विदाउट ग्रामर हम बना ही नहीं सकते सेंटेंस, हम सभी को पता है। तो अब उसमें आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपका कोई सेंटेंस लिखा होगा कि राम हैज़ डन हिज होमवर्क, राम ने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें अब आई है, इंग्लिश ग्रामर कैसे यूज हुई है, यहाँ पे हेज क्यों लगा है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है, आप इसी सेंटेंस में सब कुछ क्लियर कर लीजिए और हर एक सेंटेंस में क्लियर कीजिए। अगर आपको एडिटोरियल में इसको कैच करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप किसी भी गूगल पे सर्च करके कोई स्टोरी को सर्च कीजिए, उसमें देखिए ग्रामर का हर एक रूल जो पढ़ा है उसमें कहाँ अप्लाई किया गया है, इसे ढूंढिए। उस स्टोरी मत ढूंढिए, बस इन वर्ड्स को ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब्स को क्यों लगी है, अगर राम यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, ये क्या है, राम ये सब्जेक्ट है, लेकिन आप बस इतना देखिए, और सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगते, इन
आप ढूंढिए इनको, ना कि आप सोचिए कि आपको कोई जब सवाल पूछा जाएगा तभी आपका जवाब दोगे। आप खुद से सवाल पूछिए। जब भी आप एक ट्यूटोरियल में पढ़ा लिखा देखते हो कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए किन एलिमेंट का यूज किया गया है वो सीधे रिलेटेड होंगे ग्रामर से। तो मैं कहता हूँ कि आप उनको नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी आप ग्रामर पढ़ी है, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप उनको जनरल इंग्लिश के अंदर लिखा पाएंगे उन सब चीज़ों को। आप उनको बिना आपके सामने एरर आएगी, ऐसा नहीं है जब आपके सामने एरर आए तब आप उसे सॉल्व करो, बल्कि ये देखो कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ चीज़ें हैं ग्रामर यूज की गई है। अगर आप ये करने लग गए तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी गाइज। और मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, आप इसको रेगुलर फॉलो कीजिए, रेगुलर, क्योंकि ये सबसे इजी एक मैं कहूँगा कि ये मेरा सबसे इजी रूटीन है इंग्लिश का। इसमें कोई मुसीबत नहीं, आपको इतना सारा देख के लगेगा कि इतना बड़ा करेंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट कब करेंगे। ये करीबन 2 से 2.5 घंटे का काम है। मैं इसको अगर सुबह मेरा रूटीन होता है 10 बजे मैं अराउंड पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो 12 बजे तक मैं इंग्लिश करके कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो मान लो अगर आप एक अपनी मैथ को, जहाँ मैथ 35 नंबर की है और रीजनिंग 35 की है और इंग्लिश 30 की है, वहाँ इन सब को 4-4 घंटे 5-5 घंटे दे रहे हो, तो ये भी तो 30 नंबर की है, इसको आप 2.5 घंटे क्यों नहीं दे सकते। तो आप इसको भी वक्त दीजिए, बल्कि ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जब आप दोगे तो इसके अंदर स्कोर करना काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। प्री लेवल पे काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी जाती है। तो आप इन सब को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आपको ये जो रूल है ये निराश नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मैं तो यही चीज़ें फॉलो करता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो वह आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एसबी क्लरिकल।